Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna tell you about the periodic property of the noble gas. तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में नोबल गैस की नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ ये वाली चीज़ें पूरी समझाई थी ऑलरेडी। और उसमें क्या बताया कि नोबल गैस क्या होते हैं और कैसे उसकी खोज की गई है एंड ऑल। थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी उसमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं। और उतना कुछ खास नहीं था बट इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी नोबल गैस की मैं बताने जा रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैस। तो वैलेंस इन द फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल of these atoms make noble gas extremely stable and unlikely to form chemical bonds because they are little tendency to gain or lose electrons। मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो वैलेंस सेल होता है पूरा फुल होता है, तो फुल होने की वजह से जो है केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता और जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस है वो बहुत ही कम हो जाता है इसका। मतलब कि बहुत रेयर केस में इलेक्ट्रॉन ये लूज और गेन करता है। ओके, तो एटॉमिक साइज क्या होती है? तो फॉर नोबल गैस इट इज़ ओनली द van der Waals radii which is miserable due to their inability to form chemical compounds। तो यहाँ पे नोबल गैस बोल रहा है कि जो नोबल गैस के लिए है, जो इसे वंडरवॉल का जो फोर्स काम करता है और रेडाई वंडरवॉल रेडाई ही मिजरेबल किया जा सकता है क्योंकि ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो सिर्फ वही वंडरवॉल रेडाई ही इसमें हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो नोबल गैस एटम्स जो होते हैं लाइक noble gas atoms like the atoms in other groups increases steadily in atomic radius from one period to next due to the increasing number of electrons। तो क्या है कि जो नोबल गैस का एटॉमिक साइज होता है, ये एक पूरा ग्रुप है, तो मान लीजिए एक रहता है पीरियोडिक टेबल, तो ऐसे ग्रुप एक है नोबल गैस का। तो जो पीरियड वाइज चेंज होता है उसको हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो जो इंक्रीज़ होता है एटॉमिक साइज, ऊपर से नीचे अगर जा रहे हैं तो उसकी साइज़ इंक्रीज होगी क्योंकि एटम्स का भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और सेल्स का भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम लोग दोनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एटम्स और सेल्स दो एटम्स कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहा है और सेल भी इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, सो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे। तो नोबल गैस हैज़ द लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रिफ्लेक्टिंग द केमिकल इनर्टनेस ड्यू टू स्टेबल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस का जो होता है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और क्योंकि वो सब इनर्ट होता है, उन सब का वो सब इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होता है। तो सब नॉन रिएक्टिव है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा रिएक्ट करने के लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि इतनी एनर्जी दी जाए कि उसमें के इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल जाएं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स नॉन रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली निकलेंगे, तो स्टेबल रहता है। फुल ऑक्टेट है तो फुल ऑक्टेट होता है तो स्टेबल ऑक्टेट उसका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तो वो रिएक्टिव नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली निकलेंगे नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के लिए बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, इसीलिए नोबल गैस का सबसे हाईएस्ट और लार्जेस्ट जो कह सकते हैं, जो कहना चाहेंगे आप कह सकते हैं, और उसको आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अमॉन्ग ग्रुप एलिमेंट द फर्स्ट आयोनाइजेशन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। The size of the atom is correlated to several properties of the noble gas like ionization energy। तो क्या बोला गया है कि ionization energy जो है कि ग्रुप के एलिमेंट्स जो है ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज हो, क्योंकि एटॉमिक साइज मैंने बोला कि इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा, तो इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे तो जो पकड़ है वो वीक होती जाएगी। तो पकड़ वीक होगी तो एनर्जी उसमें कम ही देंगे तो वो निकल जाएगा, तो इसीलिए डिक्रीज़ होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। सो दैट्स इट। एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग रेडियाई बिकॉज द इलेक्ट्रॉन the size of the atom is correlated to several properties of the noble gas like ionization। वही बोला कि साइज ऑफ एटम्स जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के प्रॉपर्टीज़ को कोरिलेट करता है।
तो द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेडियस बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लार्जर नोबल गैस आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दे आर देयरफॉर हेल्ड लेस टाइटली बाय द एटम। जैसे मैंने बोला कि बहुत दूर हो जाते हैं जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उसको लूजली पकड़े रहता है, उतना टाइटली नहीं रहता है। तो लूजली अगर लूज इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो उसको ईजिली दिया जा सकता है, मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ईजिली निकाला जा सकता है। तो एनर्जी उसमें कम भी देंगे तो हो जाएगा। तो वही एनर्जी नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। द अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ एटम एज अ रिजल्ट ऑफ The attractive force increases with the size of atom as a result of increase in polarizability and thus a decrease in the ionization of potential। तो यहाँ पे बोला है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है इंक्रीज होता है एटम का। क्यों? क्योंकि उसमें पोलराइजेबिलिटी ना इंक्रीज होती है, उसकी वजह से आयोनाइजेशन डिक्रीज होती है। इसमें क्या है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, नीचे जाने पे अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। पोलराइजेबिलिटी मीन्स लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे दो पोल पे हो जाए, मतलब कि दूर हो जाए, आप इतना ही बेसिक समझ लो। तो उसकी वजह से जो साइज़ है एटम्स का, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाता है। दूर हो जाएगा तो ईजिली निकाला बनेगा ना, इसलिए, और कुछ नहीं है यहाँ पे। सो वाटर सॉल्युबिलिटी अब देखते हैं। तो वाटर सॉल्युबिलिटी क्या है कि ड्यू टू देयर इनर्ट नेचर्स नोबल गैस आर नॉन पोलर स्पीसीज एंड हेंस दीज आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे जो बोला है कि इनर्ट नेचर है, तो यहाँ पे नॉन पोलर स्पीसीज हो जाते हैं नोबल गैसेस। सो वो बहुत ही कम वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जो 18th ग्रुप ड्यू टू डाउन 18 ग्रुप एटॉमिक रेडियस एंड इंटर एटॉमिक फोर्सेस इंक्रीजेज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। तो अगर नीचे जा रहा है यहाँ पे, तो बोला गया है कि यहाँ पे रेडियस इंक्रीज हो रहा है और इंटर एटॉमिक फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती हैं। सेम फंडा है यहाँ पे भी कि इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, ये वहाँ पे वो क्या इनर्टनेस उसकी कम हो रही है, तो इनर्टनेस कम होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सिंपल। ओके। तो डेंसिटी क्या है? अब डेंसिटी, द इंक्रीज इन डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, you know that, and the increase in density down the group is correlated with the increase in the atomic mass। तो increase अगर density सेम है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हम लोग का एटॉमिक मास ऑब्वियसली इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे डेंसिटी भी उसके हिसाब से इंक्रीज हो जाती है। अब फिजिकल स्टेट क्या है? तो अब इसका फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं। क्या? इंक्रीज इन द atomic size down the group, the electron cloud of these non-polar atoms become increasingly polarized which lead to a weak van der Waals forces among the atom। तो यहाँ पे बोला है कि जो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने लगता है नीचे जाने पे, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं जो ऑफ दीज नॉन पोलर एटम्स बिकम, जैसे मैंने आगे बोला ना कि पोलराइजेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे पोलराइज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो होते हैं नॉन पोलर एटम्स के, वो पोलराइज होने लगते हैं, मतलब कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव ऐसे टाइप वाली चीज़ें होने लगती हैं, तो वही पोलराइजेशन कहते हैं। ओके। सो विच लीड्स टू, तो उसमें क्या है कि पोलराइजेशन होता है तो वहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्स आ जाता है। ओके। तो यहाँ पे जो है उसकी वजह से जो सॉलिड और गैस है, thus the formation of liquid and solid is more easily attainable for these heavier element। तो जो हैवियर वाले होते हैं ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं, तो जो लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं वो ईजिली बनाया जा सकता है उसको लिक्विड और सॉलिड में। ओके। गैस फॉर्म में ही होते हैं सारे, लेकिन उसको लिक्विड और सॉलिड में बनाया जा सकता है अगर नीचे जो जा रहे हैं, नीचे एलिमेंट्स हैवी एलिमेंट्स उसके। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ड्यू टू देयर स्टेबल आउटर सेल्स आर फुल, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल इलेक्ट्रॉन एंड टेंडिंग नॉट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और हाईली रिलक्टेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को पता है, हम लोग को पता है कि जो आउटर सेल्स पूरा फुल होता है, स्टेबल होता है, तो वो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। ओके। उसको लेने की ज़रूरत ही चाहिए ही नहीं, क्योंकि फुल है तो बहुत ही लेता ही नहीं, एक तो बहुत ही रिलक्टेंट,
रिलक्टेंट मीन्स रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने को, मतलब कि नहीं करता है। ड्यू टू दिस रीजन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर हाईली लो, तो लेता नहीं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही लो हो जाती है। और इन अदर वर्ड कहें तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है पॉजिटिव होगी या फिर ज़ीरो होगी, मीन्स कुछ होगा या फिर एकदम ज़ीरो होगा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका, तो एज ए नोबल गैस एज ए वीक इंटर एटॉमिक फोर्स होते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था, ये चीज़ आगे भी आ चुकी है कि इंटर एटॉमिक फोर्स इसका वीक होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अदर ग्रुप के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा लो होता है। ओके, तो यहाँ पे नीचे लेकिन जाएंगे ना तो इंक्रीज़ होगा, ऐसे जैसे कि मैंने बताया कि जो वीक एटॉमिक फोर्स है ना वो इंक्रीज़ करने लगती है, उसकी वजह से वो भी चीज़ इंक्रीज़ करने लगती है। It is because down the group atomic radius and interatomic force is increasing, resulting in the increase, जैसे मैंने बोला कि नीचे जाने लगती है, क्या इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है वो इंक्रीज़ करने लगती है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ करता है, इसलिए भी ये भी एक रीज़न है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होने का, कि उसका रेडियस इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। ओके, अब थर्मल एंड हीट कैपेसिटी क्या है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। वो सब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल थी, सब चीज़ में सब में पढ़ लेते हैं, बट ये थोड़ा अलग है। ओके, तो इस पर ध्यान दिया जाए। फॉर कोवेलेंटली बॉन्डेड डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेज हीट कैपेसिटी अराइजेज फ्रॉम पॉसिबल ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशन मोशन। तो जो कोवेलेंटली बॉन्डेड डायटोमिक और मोनोएटॉमिक गैसेज होते हैं उसकी जो हीट कैपेसिटी है ना मोशन के हिसाब से होती है। ओके, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन, 3 टाइप के मोशंस होते हैं। ट्रांसलेशन मतलब सीधा, ओके सीधा जा रहा है, और रोटेशन मीन्स राउंड राउंड रोटेट कर रहा है, आप इतना समझ जाओ। वाइब्रेशन मीन्स वाइब्रेशन, दैट्स वाइब्रेशन मोशन। ओके, बिकॉज मोनोएटॉमिक गैसेस हैव नो बॉन्ड्स, they cannot absorb heat or as bond vibration। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ये सब जो नोबल गैस होते हैं मोनोटॉमिक होते हैं, मोनोटॉमिक गैस होते हैं, तो ये बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, सो दे कैन नॉट, बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे तो हीट अब्जॉर्ब नहीं, मतलब बॉन्ड बनाने में हीट लेता है या कोई देता है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, तो हीट अब्जॉर्ब करेंगे ही नहीं। ठीक है, as the center of mass of monatomic gases is at the nucleus of the atom and the mass of the electron is, as the center of the mass of the monatomic gas is at the nucleus of the atom and the mass of the electron is negligible compared to the nucleus, the kinetic energy due to the rotation is negligible compared to the kinetic energy of translation। तो यहाँ पे बोला है कि जो मास होता है ये नोबल गैस का, जो मोनोटॉमिक गैस होता है जो सिर्फ न्यूक्लियस पे होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो यहीं पे बोला गया है कि मास सिर्फ न्यूक्लियस के पास है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है रोटेशन से बहुत ही कम आती है एज़ कम्पेयर टू जो न्यूक्लियस से आती है, जो कि ट्रांसलेशन फॉर्म में होती है। ओके, it is unlikely in di or polyatomic molecules where rotation of nuclei around the center of the mass of the molecule contributes significantly to the heat capacity। तो यहाँ पे बोला है कि डायटोमिक जो polyatomic molecules होते हैं, it is unlike in this where rotation of nuclei around the center of the mass of the molecules contribute significantly to the, means बहुत ही कम हीट कैपेसिटी को, मीन्स ये जो टॉपिक है थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया ना कि जो रोटेशन से काइनेटिक एनर्जी बहुत ही एकदम ज़ीरो मात्रा में है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम कंट्रीब्यूट देता है हीट कैपेसिटी को पॉलीएटॉमिक और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। Therefore, the internal energy per moles of the monoatomic noble gas equals its ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है पर मोल जो होता है मोनोएटॉमिक नोबल गैस का, वो इसके ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड करता है, रोटेशन पे नहीं करता है। ओके, तो 3/2 RT where R is the universal gas, we know that R is the universal gas constant and T is the absolute temperature। तो जो इंटरनल एनर्जी पर मोल
इटर्नल एनर्जी पर मोल क्या है, यही इसी चीज़ पे बस डिपेंड करता है। ट्रांसलेशन कंट्रीब्यूशन ये फार्मूला है इसका यहाँ पे। द बेसिक बस बेसिकली आप बस इतना ही बेसिक तरीके से एक तरीके से उसको याद कर लो और कुछ उतना इसमें डीप में नहीं जाना है। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस एट अ given temperature the average kinetic energy due to the translation practically equal regardless of the atoms elements। तो यहाँ पे बोला गया है कि मोनोएटॉमिक गैस जो होता है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है ट्रांसलेशन से, वो जितने भी क्या कहते हैं एलिमेंट्स हैं वो सब में इक्वल ही होते हैं। ओके, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इक्वल ही होते हैं, जो एवरेज होता है वो इक्वल ही होते हैं। ओके, सो देयरफॉर एट अ गिवन टेम्परेचर द हैवियर द एटम द मोर स्लोली इट्स गैसियस एटम्स मूव। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कोई गिवन टेम्परेचर पे जितना भारी एटम्स होगा उतना ही उसका जो गैसियस एटम्स है वो बहुत ही धीरे मूव करेगा। तो द मीन वेलोसिटी जो है बहुत डिक्रीज करेगी, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने पे जो मूव स्लो करेगा तो मीन वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ओके, एंड द गिवन द सिंप्लीफाइड हीट कैपेसिटी नोबल गैस थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द, तो मूव धीरे करेगा तो थर्मल कैपेसिटी भी उसकी डिक्रीज होगी। तो मोलर मास जो है वो इंक्रीज करेगा तो जो हीट कैपेसिटी है वो डिक्रीज करेगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल दिस। तो थर्मल कैपेसिटी क्या है कि ट्रांसलेशन से जितना भी जो चीज़ है हीट काइनेटिक एनर्जी हीट कैपेसिटी के फॉर्म में जनरेट हो रही बस वही है, और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और मोलर मास पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली मोलर मास और ट्रांसलेशनल मोशन पे ही डिपेंड करता है। ओके, तो मोलर मास इंक्रीज करेगा तो हीट कैपेसिटी डिक्रीज करेगी, और ट्रांसलेशनल मोशन इंक्रीज करेगा तो हीट कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। दिस इज ऑल। ओके, सो in this video I have teach you and told you all about the periodic property of the noble gas, and what are the basic properties. I have already uploaded a video on the noble gas. I have already told in this starting of this video also, so you can go through it. And after this next video I will explain the compounds of the noble gas. Okay, बेसिक जो मेन है ये। ओके, तो वो मैं पढ़ा दूँगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी जो अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे मैं उसको भी बता दूँगी। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यू कैन गो वॉच माई अदर वीडियोज़ इफ़ इट इज़ knowledgeable and useful for you, and please share this video to your friends so they can get a good teacher. Okay, so thank you for watching this video. Goodbye.